नमस्कार साथियों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जेट की आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं जेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इस सीरीज़ में हम आज पहला यानी कि 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कोशिश करेंगे 2018, 17, 16 जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए आपकी एग्ज़ाम के पहले उतने हम सॉल्व करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं जेट के पेपर की ओर। 2019 का पहला क्वेश्चन था, यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है ना। इट इज़ ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड गिवन टाइम। तो ये वेदर की डेफिनेशन लिखी है सीधे सीधे, है ना। कोई आपसे मौसम की परिभाषा पूछे तो भी आप ये लाइन लिख सकते हैं, किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति, है ना। तापमान की अगर हम बात करें तो यह ऊष्मीय ऊर्जा का एक प्रकार है, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा को मापने की इकाई है ना, तापमान। इकोसिस्टम मतलब क्या है, किसी जियोग्राफिकल एरिया पर जीवित और अजीवित पदार्थों के मध्य जो भी आपका संबंध रहता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट एक अपेक्षाकृत बड़े भूभाग पर अधिक समय के लिए, है ना, हम कह सकते हैं वेदर का बड़ा फॉर्म जो है वो स्थान विशेष समय विशेष हटा देंगे ना हम, तो ये हो जाएगा आपका क्लाइमेट। कैसे हो जाएगा क्लाइमेट कि वेदर जो है वो सुबह हम कह सकते हैं कि सनी वेदर, सनी का मतलब है कि धूप निकली हुई है। फिर दोपहर में हम कह देंगे क्लाउडी वेदर, मतलब बादल छाए हुए हैं, है ना, कोल्ड वेदर, है ना। जबकि क्लाइमेट जो है वो किसी एक बड़े भूभाग पर लगभग 30 वर्षों का एवरेज निकाल के और फिर कहा जाता है। तो क्लाइमेट हम देखते हैं ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, है ना, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु या शीत जलवायु। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। खुरपका तथा मुंह पका बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है FMD वायरस के द्वारा, है ना। अंग्रेजी में इसका नाम भी क्या है, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसमें गायों के या हम कहें कि कैटल्स जो आपके होते हैं, गाय भैंसों के पैरों में, खुरों के बीच में और मुंह में छाले हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका अविका नगर में। बाकी के 3 ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि इन जगह पर हमने आज तक शायद ही कोई अनुसंधान संस्थान पढ़ा। आगे चलते हैं। यह द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है। तो देखो, जब भी हम हल पढ़ते हैं तो हमने ऐसा पढ़ रखा है हर जगह कि हल जो है वो प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र है, जबकि हैरो हो इस प्रकार के यंत्र जो है वो द्वितीयक भूपरिष्करण। तो सबसे पहले तो हमको इस प्रश्न में ऐसे शब्द ढूंढना है, जैसे मान लो हल आपका हुआ तो यह प्राथमिक हो गया, दूसरा डिस्क हल हो गया, ये भी प्राथमिक, तीसरा देशी हल, यानी कि ये तीनों ही प्राथमिक भूपरिष्करण। तो आपका द्वितीयक भूपरिष्करण का यंत्र क्या हो जाएगा, हैरो, है ना। हैरो जो है वो द्वितीयक भूपरिष्करण का आपका यंत्र है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज में यहाँ भी आपका हैरो, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अब मैं आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की डेफिनेशन बता देता हूँ। 2 अवधारणाएं हैं प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज की। पुरानी अवधारणा कहती है कि बुआई या उससे पहले जब खेत में फसल नहीं होती तो भारी क्रियाएं हम कर सकते हैं, है ना। जैसे प्लविंग कर सकते हैं, यानी कि खेत की जुताई कर सकते हैं, ढेले तोड़ सकते हैं, है ना, लेवलिंग कर सकते हैं, खाद मिला सकते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है वो बीज के खेत में पड़ने के पहले की। तो जो खाली खेत में की जाती है ना, उनको हम कहेंगे प्राथमिक भूपरिष्करण। जबकि एक बार बुआई हो गई उसके बाद अगर आप मृदा के साथ कोई भी छेड़खानी कर रहे हैं, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल आफ्टर सोइंग, उसको हम कहेंगे द्वितीयक भूपरिष्करण या सेकेंडरी टिलेज। तो आपको ध्यान रखना है, बुआई के बाद जो है वो द्वितीयक है, बुआई के पहले जो प्राथमिक भूपरिष्करण है ना। चलिए और आगे चलते हैं। अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। एवरीथिंग एल्स मे वेट नॉट एग्रीकल्चर। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। आज़ादी के बाद जब उनके भाषण हुए थे तब उन्होंने कहा था कृषि की महत्व बताते हुए। आगे चलते हैं। फलों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पोमोलॉजी, है ना, जो है वह फलों की खेती को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती को कहा जाता है,
ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती को कहा जाता है, और ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर यानी सुंदर फूल, पत्ते, तने, है ना, आदि जो पेड़ होते हैं, सजावटी पौधे, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं। इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है ना। तो इलायची यानी कि कार्डामम को मसालों की रानी कहा जाता है। फिर इनके थोड़े से वानस्पतिक नाम की बात कर लेते हैं हम। लौंग का वानस्पतिक नाम है आपका सीजियम एरोमेटिकम, यहाँ लिख देता हूँ मैं लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम। इलायची की अगर हम बात करें तो इसका नाम है कार्डामम इलेक्टोरिया। है ना, हमारी जो एग्रीकल्चर वाली बुक्स है उनमें कई जगह कार्डामम इंडिकम भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही नाम सही है ना। अगर जीनस सेम होगा तो फसल का नाम भी सेम होगा। फैमिली कई बार वो पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी। क्या है? जिंजीबरेसी, है ना, अदरक वाली फैमिली। तो आपका हो गया लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम, इलायची का हो गया कार्डामम इलेक्टोरिया, है ना। तीसरा है आपका क्यूमिनम साइमिनम, जीरा। क्यूमिनम साइमिनम। धनिया का कोरिएंडर सटाइवम, है ना, या कोरिएंड्रम सटाइवम। है ना। अब देखो ये जो वानस्पतिक नाम अगर हम देखें तो यहाँ अंग्रेजी में कार्डामम यानी इलायची, तो इसका वानस्पतिक नाम में भी कार्डामम आ गया। यहाँ पे कोरिएंडर, तो यहाँ भी कोरिएंड्रम सटाइवम आ गया। तो अगर आपको देखो यहाँ भी क्यूमिन, तो इसका नाम क्या गया? क्यूमिनम साइमिनम। तो जब आपको अंग्रेजी नाम पता होगा अगर किसी फसल का, तो फिर आपको उसका बॉटनिकल नेम, है ना, यानी कि वानस्पतिक नाम जो है उसमें बहुत सुविधा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है आपका वो स्थित है बीकानेर में, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपका? बीकानेर। बाकी और संस्थानों की अगर हम बात करें तो आपका नागपुर में आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। दूसरा आपका है एगमार्क, और तीसरा आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS एंड LUP। बहुत लंबा फुल फॉर्म है इसका। तो ये तीनों के तीनों ही संस्थान जो है आपके वो स्थित है नागपुर में, है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, NBSS एंड LUP एंड एगमार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में। दूसरा आपका शिमला, तो शिमला के पास में जो कुफरी नाम का स्थान है ना, 12-13 किलोमीटर है, वहाँ पे आपका है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आपका बीकानेर, तो बीकानेर में आपका है ही है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा घोड़े का भी आपका है, ऊंट का भी है ना, NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमन, है ना। एक इक्वाइन्स वाला भी है, यानी कि जो इक्वस वंश के जो भी आपके घोड़े, गधे, है ना, खच्चर, इस प्रकार के जीव है, उनका भी बीकानेर। चंडीगढ़ जो है वहाँ पर रॉक गार्डन है ना। वैसे कई जगह रॉक गार्डन है भारत में, पर चंडीगढ़ वाला बहुत ज़्यादा फेमस
रॉक गार्डन क्या होता है, तो जहाँ पे चट्टानों की विभिन्न कलाकृतियाँ बनी हो, है ना, ऐसा पार्क या गार्डन जिसमें चट्टानों की कलाकारी की गई हो या पत्थरों से कलाकारी की गई। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, है ना, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर है। ये भी हम लोगों ने अभी बात की, है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, NRCC, ये आपका आ जाएगा बीकानेर। आगे चलते हैं, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो गाय के दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, है ना। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई वर्षों से रिपीट होता चला आ रहा है ना। जो सफ़ेद रंग होता है दूध का वो आता है केसीन के कारण। और आगे चलते हैं, एक ये भी प्रश्न आता है कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, तो ये पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी में आपका इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या आएगा, फैट। और आगे चलते हैं, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान है, तो ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले, है ना, लगभग 5000 वर्ष पहले भैंसों को जो भारत में डोमेस्टिकेट किया गया, यानी कि उनको पालतू बनाया, तो भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान माना जाता है भारत को। और आगे चलते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं काजरी, और ये स्थित है आपका जोधपुर में, है ना, काजरी ऐसे लिखते हैं इसको, CAZRI। जबकि क्रीडा ये हैदराबाद में, है ना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो ये कहाँ है, हैदराबाद। काजरी कहाँ है आपका, जोधपुर। और आगे चलते हैं, यह एक वर्षीय फसल नहीं है, तो आप सब लोग जानते हैं कि गन्ना जो है उसको बहुवर्षीय फसल माना जाता है ना, इसका जो जीवन चक्र है वो 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक चलता है। और आगे चलते, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं, तो जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं उनके उदर में 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, है ना, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है पशुपालन विषय जब आपने पढ़ा होगा। और आगे चलते हैं, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान भारत, अफगानिस्तान, है ना, ये वाला क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ देख लेते हैं हम, केंद्रीय एशिया, है ना, थोड़ा सा हम कहें कि वेस्टर्न या कहें हम साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होने के कारण इसको क्या मान लेंगे हम, सेंट्रल एशिया, है ना। सेंटर ऑफ ओरिजिन की अवधारणा जो है वो वेविलोव नाम के वैज्ञानिक ने, है ना, वेविलोव नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी फसल का उद्गम स्थल उस स्थान को माना जाता है जहां उसके सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, साथ ही साथ जहां उसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, जहां किसी फसल की विभिन्न प्रकार की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, संभवतः वह स्थान उस फसल विशेष का उत्पत्ति स्थल माना जाएगा। और आगे चलते हैं, पूगल, जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी, ये सारी भेड़ की किस्में है ना, अंग्रेजी में भी सब किस्मों का नाम तो सेम ही रहेगा। और आगे चलते हैं, यह केले की वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है ना, तो केले का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है सकर्स से। आप सब जानते हैं तलवार नुमा सकर्स, ये अंग्रेजी में कहें स्वॉर्ड सकर्स जो है ना, वो केले के व्यावसायिक प्रवर्धन यानी कि कमर्शियल प्रोपागेशन में प्रयोग किए जाते हैं। और आगे चलते हैं, देखो ग्राफ्टिंग किसकी है, आम की है ना, जैसे विनायर ग्राफ्टिंग हो गया आपका, या इनार्चिंग जिसको अटैच्ड ग्राफ्टिंग कहा जाता है, लेयरिंग है ना, बडिंग जो है वो आपकी गुलाब की है ना, जिसको टी बडिंग कहा जाता है। इसके अलावा आपकी संतरा मौसम्बी में भी इसको सील्ड बडिंग के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक शस्य जनित उपाय नहीं।
दिस इज नॉट एन एग्रोनॉमिकल मेजर या एग्रोनॉमिक मेजर टू प्रिवेंट सॉइल। एग्रोनॉमिक मेजर हम कब कहेंगे किसी चीज़ को, जब किसी शस्य क्रिया के द्वारा कोई काम हम कर रहे हैं तो उसको कहेंगे एग्रोनॉमिक मेजर। तो पलवार शस्य क्रिया है, समोच्च कृषि ये भी शस्य क्रिया है, भूपरिष्करण ये भी शस्य क्रिया है, पर कंटूर बंडिंग या समोच्च मेड़बंदी जो है वह शस्य जनित उपाय नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न में वो नहीं लिख रहा है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है ना। तो देखो इसने यहाँ पे क्या है घुमा दिया, अगर वह राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं करता तो फिर क्या उत्तर आता आम, पर उसने क्या लिख दिया राजस्थान के फलों का राजा है या शुष्क फलों का राजा है, शुष्क क्षेत्रों के फलों का राजा है। तो आपका क्या आ जाएगा बेर, है ना। चलो और आगे चलते हैं। सगी बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य, है ना, क्रॉस को कहा जाता है तो इसको कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्या कहते हैं क्लोज ब्रीडिंग। बैक क्रॉसिंग किसको कहते हैं कि जब किसी संतति का पुनः अपने पेरेंट्स से, है ना, क्रॉस करवा दिया जाए, पेरेंट किसी से भी, दोनों में से किसी एक से, तो उसको हम कहेंगे बैक क्रॉस, है ना। जब F1 जनरेशन का किसी भी एक पेरेंट से F1 जनरेशन का फिर से क्रॉस करवाएं तो उसको हम क्या कहेंगे बैक क्रॉसिंग। लाइन ब्रीडिंग किसको कहते हैं तो किसी हम कहें ब्लड रिलेशन में, है ना, जैसे पेडिग्री मेथड होती है ना, उसमें कौन किसका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो क्लोजली ब्लड रिलेशन में जब हम लाइन की ब्रीडिंग कराते हैं तो उसको हम कहेंगे लाइन ब्रीडिंग। क्रिस क्रॉसिंग किसको कहते हैं कि एक बार इससे फिर एक बार इससे, जैसे मान लो ये एक पेरेंट हो गया, ये दूसरा पेरेंट हो गया, तो F1 में पहले इससे करा दिया, फिर F2 में इससे करा दिया, फिर F3 में वापस इससे करा दिया, F4 में वापस इससे करा दिया, तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पे जो सगे संबंधी है वो होते हैं क्लोज ब्रीडिंग, ये इन ब्रीडिंग का ही एक प्रकार है। आगे चलते हैं। अंगूर का वानस्पतिक नाम है, तो अंगूर का वानस्पतिक नाम है विटिस वेनिफेरा और कुल है इसका विटेसी, है ना। जबकि फाइकस कैरिका अंजीर, अंजीर यानी कि फिग का बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली क्या है तो इसकी फैमिली है मोरेसी, जो शहतूत की भी है ना, मोरस अल्बा नाम है शहतूत का। तीसरा आता है आपका सिजियम क्यूमिनी यानी कि जामुन, और इसकी फैमिली क्या है मिर्टेसी या मार्टिएसी। कैरेसा कैरेंडस करोंदा, और इसकी फैमिली क्या है आपकी एपोसाइनेसी। तो फलों के वानस्पतिक नाम और फैमिली आपको थोड़े से अच्छे से देखना, सारे ही वानस्पतिक नाम देखना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में क्या है 1-2 की जगह 3-4 तक भी वानस्पतिक नाम आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन फैमिली के आ जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है आपकी एग्जाम का ये कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को कहते हैं, तो आम के मीजोकार्प का, है ना, जैसे आम और पपीता, आम पपीता चीकू, इन सब का मीजोकार्प जो भाग है वह प्रयोग किया जाता है। जबकि बेर और खजूर, बेर और खजूर इसका पेरिकार्प खाया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी एवं सेब, है ना, स्ट्रॉबेरी एवं सेब जो है उसका थैलेमस वाला, जबकि अंजीर का जो है वो फ्लैशी रिसेप्टिकल, अंजीर का जो है आप फ्लैशी रिसेप्टिबल वाले भाग का प्रयोग या खाने में प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है ना। इट रेफर्स टू द जापानीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज, है ना, छोटे छोटे पौधों को। आपने देखा होगा ना, हम किसी के घर में गए तो वहाँ एक छोटे से गमले में बरगद का पेड़ था, है ना, तो इसको कहते हैं हम बोनसाई। तो बोनसाई जो है वो बहुत पुराने ज़माने से जापानी
लोग करते आ रहे हैं, है ना। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के छोटे छोटे रूपों को विकसित करते हैं। कैसे करते हैं, तो किसी पौधे को लाकर उसमें उसकी जड़ों में अत्यधिक काट छांट की क्रियाएं की जाती है। बहुत सारे जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रसायनों का, वृद्धि रोधक रसायनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसकी जो प्राकृतिक वृद्धि है वो होने नहीं देते। तो पौधा बड़ी मुश्किल से बेचारा अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। हालांकि काफ़ी तकलीफ होती होगी उसको, पर फिर भी इसको बोनसाई नामक कला कहा जाता है, बहुत प्रचलित है ये। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध कराने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। अब इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है ना, हमारा जो मैथ्स वाला माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और हम लेके भिड़ जाते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जब भी आपको कोई भी फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन आए तो ये सारे कॉमन सेंस से हो जाते हैं। कई बार क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम के प्रेशर में हम गड़बड़ कर देते हैं। देखो जैसे यूरिया दिखता है ना हमको, यूरिया वैसे हमको याद करना 46%, ये आ ही जाता है जनरली याद। अब सामने वाले को क्या चाहिए, इसको 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अगर 46% नाइट्रोजन यूरिया में है तो इसका मतलब 100 किलो यूरिया में 46 kg नाइट्रोजन, है ना। तो 200 किलो में कितनी हो जाएगी, 92 किलो। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 200 किलो से थोड़ा ज़्यादा यूरिया चाहिए। अब आप ऑप्शन देख लो, 217 किलो, चलो ऐसे बाद में चर्चा करें। 92 किलो, तो 100 किलो में जब 46 किलो है तो 92 किलो यूरिया में कितनी होगी, बहुत ही कम हो जाएगी, है ना, 46 से भी कम। 100 किलो में कितनी है तो 46% है तो 46 किलो हो जाएगी। 200 किलो में कितनी अभी निकाली, 92। तो चारों ऑप्शन देख के भी आप सही कर सकते हो उसको, है ना। कैसे कर सकते हो, फिर से बता देता हूँ मैं, कि जब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको चाहिए और यूरिया से चाहिए, हम जानते हैं कि 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। तो 200 किलोग्राम यूरिया में कितना हो जाएगा, 92 किलोग्राम। 100 किलो में कितना हो जाएगा, 46 किलोग्राम। 92 किलो में तो 100 से भी कम हो जाएगा, यानी 46 से भी कम हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 200 से ज़्यादा, और 200 से ज़्यादा तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो बिना कैलकुलेशन करे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है। अब हमको मालूम है कि गेहूं को लगभग उदासीन पीएच चाहिए, और चारों ऑप्शन देखो, 4 से 6 अम्लीय हो गया आपका, है ना, 5 से 5.25 ये भी अम्लीय हो गया, 5 से 6.5 ये भी, है ना, कुछ हद तक ज़्यादा। हमको उदासीन के ज़्यादा से ज़्यादा निकट वाला आंसर देखना है, और वो क्या आ जाएगा आपका 6 से 7.5, है ना। चलिए आगे। यह एक कृत्रिम लॉन है जो प्राय छत, बगीचों एवं खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ए सिंथेटिक लॉन पॉपुलरली यूज इन रूफ गार्डन एंड स्टेडियम। देखो यहाँ पे कृत्रिम शब्द लिखा हुआ है ना, और जो कृत्रिम होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है। तो यह एक, है ना, प्लास्टिक की घास की, प्लास्टिक या इसी तरह से मिलता जुलता कोई मटेरियल, है ना, इसकी एक चटाई नुमा, है ना, पूरी की पूरी जो है परत मिलती है मार्केट में। हम जाते हैं, कई सारे हमने देखा जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ सीढ़ियों पे बिछी रहती है। कई लोगों के घरों में गैलरी में वो लोग बिछा के रखते हैं। हॉकी के मैदान में आजकल एस्ट्रोटर्फ का यूज़ हो रहा है। तो एक प्रकार की कृत्रिम लॉन है जिसको क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोटर्फ। जबकि कारपेट बेड्स क्या होता है, तो कारपेट बेड भी 2 तरह के आते हैं। एक जो नॉर्मल कारपेट हमारे घर में प्रयोग होता है वो, दूसरा कारपेट बेड जो होते हैं विभिन्न प्रकार के बगीचों में, है ना, पौधों एवं घास के सम्मिश्रण से कुछ विभिन्न प्रकार की आकृतियां तैयार की जाती है ना, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, और उनको हम कहते हैं कारपेट बेड, है ना। ड्रोन से जब शॉट लेते हैं तो विभिन्न अलग अलग तरह की डिजाइन हमको। दूसरा होता है रॉकरी। तो बगीचों में पत्थरों की कलाकारी, आप लोगों ने देखा कहीं झरने के आसपास पत्थर जमा रखे हैं बगीचे में कृत्रिम, कहीं पानी बह रहा उसके वहाँ पत्थर, अलग अलग तरह की कलाकारी कर रखी है। तो जो पत्थरों की सजावट है ना, क्यारियों में पत्थर जमा देते हैं, उसको कहते हैं रॉकरी। चौथा आपका टोपियारी। तो पौधों को काट काट के
या किसी स्कल्पचर के ऊपर चढ़ा के, स्कल्पचर मतलब क्या है, पहले से बनी हुई आकृति, जैसे वायर्स का एक पक्षी बना दिया, उसके ऊपर बेल चढ़ा दी, फिर जब वो बेल वृद्धि करेगी, विकास करेगी, तो आपको पूरा पक्षी ऐसा पेड़ का बना हुआ दिखेगा, है ना। जैसे आपने देखा हो ना, बिल्ली, हाथी, इस तरह की अलग अलग डिजाइने पेड़ पौधों को काट छाँट के या किसी स्कल्पचर के ऊपर चढ़ा के और तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं टॉपियारी। चलो आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ICAR का पूछा है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री, जबकि योजना आयोग जो था, जो बंद हो गया, अब नीति आयोग ही गया, उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, है ना। चलिए और आगे चलते हैं। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो देखो, आप सबको वैसे तो उत्तर मालूम है, लैक्टोज को कहा जाता है, पर मान लो आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप ध्यान से क्वेश्चन के आंसर देखें। केटेलेज, एमाइलेज, लैक्टेज, तो ये तीनों तो एंजाइम्स है ना, और एंजाइम्स तो प्रोटीन्स होते हैं, शर्करा नहीं होते, है ना। तो वैसे भी इसका उत्तर आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। डॉक्टर VS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो यह नोनी नाम के स्थान पे, नोनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश। और आगे चलते हैं। ये वो पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स एवं प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे पौधे जो खुद खड़े नहीं हो सकते, द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड इटसेल्फ, क्योंकि इनका तना कमजोर होता है। तो इनमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जिनको हम कहते हैं टेंटिकल या टेंडरे या प्रतान, उनको कहा जाता है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। वो दूसरे पौधों का सहारा लेके चढ़ते हैं, लताएं तथा वर्तिकाएं, ठीक है। फिर झाड़ियों की बात कर लेते हो, तो झाड़ियाँ जो है वो, हाँ, हम कहें शाकीय पौधे या हर्ब्स और ट्री के बीच की होती है ना। इनका तना काष्ठीय हो सकता है पर बहुत मोटा नहीं होता है, इनकी जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और सामान्यतः घनी वृद्धि करते हैं। किनारे या एज की बात करें तो जब फूल वाले पौधों को रास्ते के दोनों तरफ उगाया जाता है, किनाराबंदी या एजेस कहते हैं इनको। तो जब फूल वाले सजावटी पौधे जिनको रास्ते के या किसी चीज़ की बाउंड्री पे लगाया जाता है, उनको कहते हैं एजेस। जबकि हेजेस या बाढ़ा, तो बाढ़ जिसको हम कहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ घने वृद्धि वाले पौधे जो है वो किसी की घुसपैठ को रोकने के लिए बाउंड्री पे किया जाता है, जिसको हम साधारणतः फेंस या बाड़ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना बगीचों में गोल्डन ड्यूरेंटा, वो एक पौधा होता है हल्का सा गोल्डन ग्रीन कलर का, उसको काट काट के उसकी बाड़ लगा दी जाती है ना, तो उसको हम कहेंगे हेज। तो जब किसी को रोकने के लिए लगाए तो बाड़, है ना, सजावट के लिए किनाराबंदी। चलिए आगे चलते हैं। बेर का संबंध किस परिवार से? तो हम सब जानते हैं बेर का कुल जो है वो है रेमनेसी। एरेकेसी किसका है? तो एरेकेसी जो है आपका नारियल, है ना, सुपारी, इन लोगों का है। म्यूजेसी आपका केले का है। विटेसी अंगूर का है। और बेर का कुल है रेमनेसी। और आगे चलते हैं। अलसी इस परिवार से संबंधित है। तो अलसी का अंग्रेजी में नाम देखें अगर तो लिनसे, और इस नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि इसकी फैमिली है आपकी लिनिएसी। कंपोजिटी की अगर हम बात करें तो सनफ्लावर, सेफ्लावर, मैरीगोल्ड, नाइजर, सूर्यमुखी, गेंदा, कुसुम और नाइजर, रामतिल जिसको। लिनिएसी में कौन आता है? अलसी। पेडिलिएसी में आपका तिल आ जाता है। और पेपेलियोनेसी यानी दलहन कुल, है ना, उसकी जो सब फैमिली पेपेलियोनेसी। तो इसमें सारी दलहनी फसलें आएंगी आपकी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है ना। ये बात कर रहा है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और इसकी स्थापना की गई है हैसरघट्टा, बेंगलोर के पास ये जगह है, कर्नाटक में। हमने हमेशा बेंगलोर शब्द पढ़ा है, और उसके जस्ट जो स्थान जहाँ पे वो संस्थान है उसको कहते हैं हैसरघट्टा। चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु, कुफरी स्वर्णा। तो अभी जब मैंने शिमला का जिक्र किया था तो मैंने आपको बताया था शिमला के पास एक स्थान है, उसका नाम है कुफरी, और वहाँ पे है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट।
केंद्रीय आलू अनुसंधान। तो वहाँ से जितनी भी वैरायटी रिलीज होती है वो उन सब के नामों में कुफरी शब्द का प्रयोग होता है, और यह आलू की वैरायटी है ना। आगे चलते हैं। यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई की विधि है। इट इज़ एन ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मतलब स्वतः चलने वाली चीज़ है। तो इसको कहते हैं केबलगेशन विधि, क्योंकि हम जानते हैं बेसिन विधि, प्रवाह विधि, खांचा विधि, ये सब ऑटोमेटिक विधियां नहीं, जबकि केबलगेशन विधि जो है वो ऑटोमेटिक विधि है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं इसके कुछ डायग्राम। आगे चलते हैं। गुलनार या लाली का संबंध किस परिवार से? तो कार्नेशन की बात कर रहा है सामने वाला, और कार्नेशन की फैमिली है कैरियोफाइलेसी। और आगे चलते हैं। भेड़ों के समूह को कहा जाता है, तो भेड़ों के समूह को जो है आपका फ्लॉक कहा जाता है। और आगे चलते हैं। यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजाति का संपूर्ण उन्मूलन है ना। इट इज द टोटल एलिमिनेशन ऑफ ए वीड स्पीशीज फ्रॉम ए फील्ड एरिया रीजन। अब देखो यहाँ पे हमको चारों चीज़ों को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हम रोकथाम या प्रिवेंशन की। तो किसी समस्या को पैदा होने से पहले ही उसके बचाव के जो उपाय किए जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। जैसे खरपतवार मुक्त बीजों की बुआई करना, ये कहलाती प्रिवेंटिव मेथड, या बीजों को छान लेना जिससे खरपतवारों के बीज अलग हो जाए, खेत में उगने से पहले रोकना। दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है उसकी पॉपुलेशन को या उसकी जनसंख्या को ETL, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, आर्थिक क्षति स्तर के नीचे लाना, या ETL के नीचे लाना। दूसरा इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब समूल नष्ट करना है ना, संपूर्ण उन्मूलन या समूल नष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इरेडिकेशन। जबकि रिडक्शन का मतलब क्या है, उसकी जनसंख्या को कम करना। तो चारों चीज़ें, इन बहुत छोटा छोटा सा अंतर फिर से बता देता हूँ। रोकथाम या प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है आने से पहले ही रोक लेना। दूसरा होता है नियंत्रण, तो एक स्तर के नीचे तक ही उनका जो है उनको नष्ट किया जाएगा, उनका नियंत्रण किया। तीसरा होता है इरेडिकेशन, मतलब समूल नष्ट करना। जैसे इंडिया में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, पोलियो का समूल नाश चाहते हैं हम, एक भी नहीं होना चाहिए। रिडक्शन में क्या है कि उसकी पॉपुलेशन को कम करना है ना, कितना करना ये पता नहीं। और आगे चलते हैं। कृषि शब्द की उत्पत्ति इस भाषा से हुई। तो सब जानते हैं एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री प्लस कल्चरा से मिलके बना है ना। ग्रीक से एग्रोनॉमी आपका बना है, अरबिक से आपका मौसम शब्द बना है ना, मॉनसून। और आगे चलते हैं। बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पेनिसिडियम ग्लूइकम है ना। कुछ लोग पेनिसिडियम टाइफोडियम भी बोलते हैं है ना, जैसे सेटारिया इटालिका, इसको कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट। चिड़िया का दाना भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ओडियम वल्गेयर जो है आपका जौ, बार्ले। पेनिसिडियम ग्लूइकम आपका बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट कहा जाता है। और पेनिकम मिलेयर है ना, इसको कहा जाता है आपका इसको कहा जाता है आपका लिटिल मिलेट या कुटकी। तो इस प्रकार से हमने जेट 2019 का ये पेपर देखा है ना। समय कम होने के कारण बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज़ें नहीं समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे आपके जो मार्क्स हैं एग्ज़ाम में बढ़ते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको एग्ज़ाम होने के पहले तक कम से कम एक बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन करना है। आपकी स्पीड इतनी कम ना हो कि आपका कहीं ना कहीं रिवीजन छूट जाए, क्योंकि उससे फिर आपके मन में घबराहट हो सकती है ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमने साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो हमको बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म भी करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, ह्यूमन एरर के कारण 4-5 प्रश्न गलत करके आ गए, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें
पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, जेट का बहुत इजी पेपर आता है, टू द पॉइंट पेपर आता है, घुमाने जैसा नहीं आता है। जैसे BHU का पेपर क्या हुआ था, पिछले साल के क्वेश्चन उसने रिपीट किए। ऐसी संभावना है कि जेट में भी पिछले साल के प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लंबे प्रश्न नहीं आते हैं, है ना। तो ICR की वजह से आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी कट ऑफ बहुत नीचे जा सकता है। आगे की चर्चा जो है हम अगला पेपर जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, है ना, एग्ज़ाम प्रेशर से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।